नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज का एपिसोड, आज का सेशन लेकर हिंदी साहित्य पर हम आप सभी से डिस्कशन करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। हम पिछले सेशन से हिंदी साहित्य को शुरू कर चुका था। आप सब क्रम वाइज हर वीडियो को पूरा देखिएगा। सबकी प्लेलिस्ट क्रम से बन रही है। आप पूरा हर एक वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर पूरा क्रम वाइज देखिएगा, वहां आपको ज्यादा समझ में आएगा। और किसी भी वीडियो में कहीं किसी भी प्रकार की डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। हम आपको एक एक चीज बताएंगे। जहां आपको नहीं समझ में आता है वहां आप कमेंट में मुझे से पूछिए, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आप सब चैनल पर प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करते हुए प्रेरित कर दीजिएगा। आत्मविश्वास, हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आत्मविश्वास बढ़ाइए, आत्मबल मुझे दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल के लिंक को, वीडियोज को आप सब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल साइटों पर इसे हर ग्रुपों में से शेयर कर दीजिए। और संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंचा दीजिए। अपने सभी दोस्तों, सभी परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को गंगा अकेडमी के लिंक को, वीडियोज को शेयर करते हुए आप सभी एकजुट होके चैनल पर आइए, सपोर्ट दीजिए, प्यार कीजिए। और सब्सक्राइब करते हुए चैनल पर आके परिवार बनिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे और आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आपके मोबाइल कोई भी टॉपिक का वीडियो आपसे छूटने न पाए। चलिए ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं खराब करते हैं, हम सीधे आज के टॉपिक पे जुड़ जाते हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको हिंदी साहित्य में राजभाषा तक पढ़ा चुका था। राजभाषा में हम कुछ आपको बताया था, जैसे राजभाषा को बताया था कि भारत के संविधान, आप सब संविधान पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम संविधान भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, वहां आपको समझ में आएगा। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद होता है, 22 भाग होता है और 11 अनुसूचियां होती हैं, 12 अनुसूचियां होती हैं। इन्हीं पर शासन चलती है भारत की सरकार की। भारत का सरकार लोकतंत्रीय सरकार है। इसमें जनता का शासन होता है, आप सभी का शासन है। आप सभी जिसकी सरकार बनाओगे, जिसे चुनोगे, वही शासन प्रणाली चलाएगा। तो भारत का शासन संविधान के अनुरूप चलती है। तो उसी संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भारत के संविधान में राजभाषा का जिक्र किया गया है। और राजभाषा में कुल भारतीय संविधान में 3 संशोधन हुआ है। पहला संशोधन हुआ है 21वां संविधान संशोधन। मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें आपका 19वीं भाषा बनी थी सिंधी, 19वीं नहीं, 15वीं भाषा बनी थी। 15वीं भाषा बनी थी सिंधी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, ये 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई। और फिर 92वां संविधान 2003 में संशोधन होके बना। और इसमें 92वां संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, ये 4 भाषाएं
92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। इस प्रकार से भारत के संविधान में भाषा में कुल 3 संशोधन हुआ। एक 21वां संविधान संशोधन 1967 और दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992 और तीसरा 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 21वां संविधान संशोधन में सिंधी 15वीं भाषा बनी थी। 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी को जोड़ी गई थी 1992 में, और 2003 में ये 4 भाषाएं जुड़ी थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली। इसको मैं पिछले सेशन में आपको बता दिया था। चलिए आज आप लिखिए, ये सब आप व्यवस्थित पढ़ते जाइए, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। वीडियोस को बार बार देखकर रख डालिएगा। आप सब 4 बार 5 बार देख लेंगे वीडियो, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और वीडियो निरंतर आप देखिए, जिससे कंटिन्यूटी बनेगी रहे। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में पहला राजभाषा आयोग कब बना था? तो आप लिख लीजिए पहला राजभाषा आयोग, पहला राजभाषा आयोग आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कब बना था। तो पहला राजभाषा आयोग आपका बना था, नोट कर लीजिए, 1955 में। पहला राजभाषा आयोग 1955 एडी 1955 ईस्वी में आया था। आप इसको लिख लीजिए। पहला राजभाषा आयोग 1955 ईस्वी में आया था। और आपसे पूछा जाए सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान किसने किया था? इस राजभाषा आयोग के लिए पहला प्रयास किसने किया था? तो आप लिख लीजिए सबसे पहले प्रयास किसका था इस पर आयोग बनने में? तो एक फ्रेंच विद्वान था। आप फ्रेंच विद्वान लिख लीजिए गार्सा डा टाली। गार्सा डा टाली पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 ईस्वी में। और इस आयोग को बनने में सबसे पहले प्रयास किए थे एक फ्रेंच विद्वान गार्सा डा टाली। और गार्सा डी टाली की बुक है। गार्सा डी टाली का अगर परीक्षा में आपसे बुक का नाम पूछे तो इनके बुक को आप लिख लीजिए। इनका बुक आप लिख लीजिए इस्टवार डल्ला इस्टवार डल्ला लिट रिव्यूर एंडुई के बाद हिंदुस्तानी। ये बुक का नाम है इस्टवार डल्ला लिट रिव्यूर एंडुई हिंदुस्तानी। ये बुक है गार्सा डा टाली का, जिसमें आप इस्टवार को लिख लीजिए। इस्टवार को लिख लीजिए। ये आपका हिस्ट्री का बुक था। हिस्ट्री लिख लीजिए इस पे।
और लिटरेच्योर को लिख लीजिए लिटरेचर, साहित्य जिसको कहते हैं लिटरेचर लिख लीजिए LIT, आप लिखते जाइए LITER लिटरेचर, ATURE लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, आप हिंदी में लिख लीजिए। लिटरेच्योर आपका लिटरेचर है, साहित्य है, और एंडुई को आप लिख लीजिए, ये हिंदी की बुक थी, हिंदी की बुक थी। और हिंदुस्तानी को आप लिख लीजिए हिंदुस्तानी, 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 ये आप लिख लीजिए समझने के लिए। अब इस बुक में कुल 3 भाग हुए थे। कौन कौन से भाग हुआ था इस बुक में? स्टुअर्ट द लॉ लिटरेच्योर एंडुई हिंदुस्तानी में कुल 3 भाग हुआ था। कौन कौन सा भाग हुआ था? पहला भाग आप लिख लीजिए 1839 में। 1839 में इसका पहला पार्ट आया था, पहला पार्ट आया था, फर्स्ट पार्ट आया था 1839 में। और इस किताब की दूसरा पार्ट आया था 1847 में। दूसरा पार्ट आया था, सेकंड पार्ट आया था 1847 में। और तीसरा थर्ड पार्ट आया था 1871 में। 1871 में तृतीय पार्ट यानी थर्ड पार्ट आया था। इस किताब की कुल, इस बुक की कुल 3 पार्ट थी, आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, रिकॉल कर दे रहे हैं। पहला राजभाषा आयोग आया था 1955 में। पहला राजभाषा आयोग 1955 में आया था। और किसके प्रयास से? सबसे पहले इस आयोग पर प्रयास किए थे फ्रेंच विद्वान थे, गार्सा डा टाली। गार्सा डा टाली की बुक है, उनके बुक का नाम आप नोट कर लीजिए स्टुअर्ट द लॉ लिटरेच्योर एंडुई हिंदुस्तानी। इसमें स्टुअर्ट को हिस्ट्री लिख लीजिए, लिटरेच्योर को लिटरेचर यानी कि साहित्य लिख लीजिए, एंडुई को हिंदी लिख लीजिए, और हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी लिख लीजिए। इस बुक में स्टुअर्ट द लॉ लिटरेच्योर एंडुई हिंदुस्तानी के बुक में कुल 3 भाग हुआ था। पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, और तीसरा वाला पार्ट प्रकाशित हुआ था 1871 में। ये सब पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िए, कंठस्थ कर डालिए। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे पर। आप सब नोट कर लीजिए, हम साइड में हो गए हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, आप सब लिख लिए होंगे। हम आपसे कहें कि कुल 738 कवि थे, जिसमें 72 कवि हिंदी के थे। आप नोट कर लीजिए, स्टार बना के पॉइंट लगा के लिख लीजिए 738 कवि में से 72 कवि
हिंदी के थे, हिंदी के थे। 738 कवियों में से कुल 72 कवि कहाँ के थे? हिंदी में के थे। आप नोट कर लीजिए, आगे नोट कीजिए। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ, ये सब नोट करते हुए बाकायदे लिखते जाइएगा। वीडियो को बार बार देखकर कंठस्थ कर लीजिएगा, परीक्षाओं में आपसे के आएंगे। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ लिख लीजिए, भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। और ये भाषा काव्य संग्रह को आप हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ था। और इसको कौन लिखे थे आपसे हम पूछें तो आप लिख लीजिए, भाषा काव्य संग्रह को लिखे थे महेश दत्त शुक्ला एक थे। इन्होंने लिखा था, महेश दत्त शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया था। हिंदी भाषा का लिखा गया पहला ग्रंथ था भाषा काव्य संग्रह और इसको लिखे थे महेश दत्त शुक्ला जी। आप नोट कर लीजिए। यहीं से साहित्य का हम रचना से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो इसको आपके परीक्षाओं में ऐसे आ जाते हैं कि फला कोई दे दिया, जैसे भाषा काव्य संग्रह किसे कौन लिखा था? महेश दत्त शुक्ला जी ने लिखा था। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ क्या था? भाषा काव्य संग्रह था। ऐसे आपसे परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 738 कवियों में कितने कवि हिंदी के थे? 72 कवि थे। ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। आपसे हम कहें कि हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ तो भाषा काव्य संग्रह था महेश दत्त शुक्ला जी की, लेकिन हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा ग्रंथ कौन था, क्या था? तो दूसरे ग्रंथ का नाम अगर हम आपसे पूछें तो आप लिख लीजिए, दूसरा ग्रंथ है शिवराज सिंह सरोज। शिवराज सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा ग्रंथ था। और इसको कौन लिखा था? तो आप लिख लीजिए, शिव सिंह संगर लिख लीजिए। शिवराज सिंह सरोज को शिव सिंह संगर लिख लीजिए। शिव सिंह संगर ने लिखा था। ये हिंदी भाषा का में लिखा गया दूसरे ग्रंथ को। 738 कवियों में कुल 72 कवि कहाँ के थे? हिंदी के थे। आप लिखते हुए चलिए, हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह था, जिसको लिखे थे महेश दत्त शुक्ला जी। और हिंदी भाषा में लिखा गया दूसरा ग्रंथ शिवराज सिंह सरोज है। और शिवराज सिंह सरोज को लिखे हैं शिव सिंह संगर लिखे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हम इरेज करते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप सब लिख लीजिए।
आप सब लिख लिए होंगे। हम अब इसको इरेज करने चल रहे हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन हेडिंग डालिए, लिखिए जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जॉर्ज ग्रियर्सन हेडिंग डालिए। और जॉर्ज ग्रियर्सन आपसे पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कौन सी किताब लिखी है, तो आप लिख लीजिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न vernacular लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लिटरेचर ऑफ LIT लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान द मॉडर्न वेनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। और इस किताब का हिंदी अनुवाद भी किसने किया था? आपसे कहें कि द मॉडर्न वेनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लिखा कौन था? तो आप बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने लिखा था। और इस किताब का हिंदी अनुवाद कौन किया था? तो आप लिख लीजिए हिंदी अनुवाद इस बुक का हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्ता ने। किशोरी लाल गुप्ता ने जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वेनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान बुक था जॉर्ज ग्रियर्सन जी का। और इनके बुक का हिंदी अनुवाद किए थे किशोरी लाल गुप्ता जी ने। आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे है 992 कवियों के बारे में इन्होंने बताया था। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने 952 कवियों के बारे में इन्होंने मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने बताया था। आप लिखते हुए चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। अगला है अगला बिंदु बनाइए, अगला पॉइंट लिखेंगे तजिकिस। तजिकिस शुराई, इसमें लिखेंगे तजिकिस शुराई में लिख लीजिए इसको लिखा था किसने? मौलवी मौलवी मुरीद्दीन ने लिखा था तजिकिस शुराई
नामक बुक लिखा था मौलवी मोरुद्दीन ने। और इसमें लिखे हैं, इसमें बताया गया है कि 1004 कवि में से कितने हिंदी के थे? तजकिस-ए-शुराई में मौलवी मोरुद्दीन ने लिखा है कि कुल 1004 कवियों में से कुल 62 कवि हिंदी के थे। कुल 62 कवि हिंदी के थे। लिखते हुए चलिए, और आज इतना आप सब लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन जी की एक बुक है, एक किताब है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस बुक का हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्ता ने, और इस बुक में इन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने, कुल 992 कवियों के बारे में बताया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किताब में, बुक में कुल 952 कवियों के बारे में बताया है, और इस बुक का हिंदी अनुवाद किया था किशोरी लाल गुप्ता ने। और अगला है, किताब का नाम लिखिए, मौलवी मोरुद्दीन की किताब है। किताब का नाम है तजकिस-ए-शुराई। मौलवी मोरुद्दीन ने लिखा है तजकिस-ए-शुराई नामक बुक, और इन बुक में कुल 1000 कवियों में से 62 कवि हिंदी के थे। इनमें इन्होंने यह बताया था, आप नोट कर लीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं। अब एक किताब, एक ग्रंथ को किसने लिखा, आपको सब एक तरफ आप चलिए, एक तरफ आप बुक लिखिए, ग्रंथ लिखिए, और दूसरी तरफ लेखक लिखिए। हम आपको एक तरफ आपको बुक बताएंगे, इस बुक को किसने लिखा, लेखक में यहाँ लिखिएगा, और सारा टेबल बना के आप याद कर लीजिएगा। वीडियोज को बराबर देखिएगा, 2-4 बार 5 बार जैसे देखेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए। हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। चलिए, आप लिख लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए अगला लिखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। हेडिंग डालिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इसको हेडिंग लिख के आप लिखिए। इसमें पॉइंट में पहला लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन में आदिकाल, वीरगाथा काल,
चणर काल, चणर काल, इसमें आप आदि काल, वीर गाथा काल और चणर काल में आप लिखिए आदि काल, वीर गाथा काल, आदि काल लिखकर ब्रैकेट में वीर गाथा काल आप लिख चणर काल को आप लिख लीजिए। इसको आपका कब से कब था 1050 लिख लीजिए। 1050 से 1375 तक था। 1050 से 1375 तक था। आदि काल में लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदि काल में लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल में लिख लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। और चणर काल में लिख लीजिए ग्रियर्सन। ग्रियर्सन लिख लीजिए। और आगे लिखिए, इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए भक्ति काल। दूसरा पॉइंट भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल में आप लिख लीजिए ब्रैकेट में पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल ब्रैकेट में पूर्व मध्यकाल, इसका कालक्रम लिख लीजिए 1375 से 1700 तक। 1375 से 1700 ईस्वी तक भक्ति काल पूर्व मध्यकाल था। और अगला पॉइंट लिख लीजिए रीति काल। रीति काल, अगला पॉइंट लिख लीजिए रीति काल। और रीति काल में आप ब्रैकेट में लिख लीजिए उत्तर मध्यकाल, मतलब मध्यकाल के बाद। पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के पहले, और उत्तर मध्यकाल मतलब मध्यकाल के बाद वाला समय रीति काल का था। इसका कालक्रम लिख लीजिए 1700 से 1900 तक। 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ईस्वी को हम एडी लिख दे रहे हैं। 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके आगे अगला काल था आधुनिक काल। आधुनिक काल लिख लीजिए। आधुनिक काल। आधुनिक काल में आप ब्रैकेट में गद्य काल लिख लीजिए। आधुनिक काल में गद्य काल आया था। और आधुनिक काल यानी गद्य काल का पीरियड था 1900 से 1984 तक का काल का समय। 1900 से 1984 तक का समय आधुनिक काल था, जिसे गद्य काल कहते हैं। आप नोट कर लीजिए। हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, आप सब नोट कर लीजिए। आप सब हेडिंग डालेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन में आप नोट कर लीजिए, इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन में पहला वाला समय था आदिकाल, जिसे ब्रैकेट में वीर गाथा काल या चणर काल भी कह सकते हैं। और यह पीरियड था, इनका कालक्रम था 1050 से 1375 ईस्वी। आदि काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लेंगे और चणर वाला काल को ग्रियर्सन लिख लीजिए।
और इनके दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल लिखेंगे। पूर्व भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल का समय था 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगला लिखिए रीति काल, ब्रैकेट में उत्तर मध्यकाल भी इसमें लिख लेंगे। रीति काल उत्तर मध्यकाल का समय था 1700 से 1900 ईस्वी। और लास्ट है आधुनिक काल, ब्रैकेट में गद्य काल लिख लीजिएगा। आधुनिक काल यानी गद्य काल का समय था, कालक्रम था 1900 से 1984 ईस्वी। 1900 से 1984 ईस्वी का समय था। आप नोट कर लीजिए। हम साइड में हो जाते हैं और अब बढ़ते हैं आगे। चलिए हम नोट कर इरेज करते हैं। आप सब लिख लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए। हम इरेज करने चल रहे हैं। आप सब लिख लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। अगला कालक्रम आप लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन हो गया। अब डॉक्टर नागेंद्र का विभाजन करना है। आप हेडिंग डालिए डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र जी का विभाजन। डॉक्टर नागेंद्र जी का विभाजन में आप लिखिए पहला इनका है पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण के काल को में 1857 से 1900 लिख लीजिएगा। डॉक्टर नागेंद्र जी के काल विभाजन में पहला पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल 1900 से 1918 लिख लीजिए। अगला लिखिए छायावाद काल या छायावादोत्तर काल या था 1918 से 1938 ईस्वी। और अगला है प्रतिवादी काल 1938 से 1953 ईस्वी। फिर अगला है नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो इसमें आप डॉक्टर नागेंद्र जी के विभाजन में आप यही लिख लीजिए। डॉक्टर नागेंद्र जी का विभाजन अगर आपसे पूछा जाता है तो पहला लिखिए पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण काल पुनर्जागरण काल इनका डॉक्टर नागेंद्र जी का था 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक। पुनर्जागरण काल डॉक्टर नागेंद्र जी का था 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1900 AD तक। और इन्हीं का डॉक्टर नागेंद्र जी का अगला काल था। इसके बाद पुनर्जागरण के बाद जागरण सुधार काल लिखते हुए जाइएगा। जागरण सुधार काल, सुधार काल, जागरण सुधार काल का कालक्रम था। आप नोट कर लीजिए। यहाँ 1900 लास्ट में है तो यहाँ 1900 शुरुआत लिख लीजिए। 1900 AD से 1918 AD। अगला नेक्स्ट लिखिए इसमें छायावाद काल। छायावाद काल, छायावाद काल लिखिए
इसमें ऑप्शन में छायावाद काल को छायावोत्तर काल भी लिख सकते हैं। आप लिखिए छायावादोत्तर काल, छायावादोत्तर काल। और यहाँ छायावाद काल यानी छायावादोत्तर काल में आप लिख लीजिए 1918 से 1918 एडी से 1938 एडी लिख लीजिए। 1918 एडी से 1938 एडी लिख लीजिए। अगला काल है प्रगतिवादी काल। डॉक्टर नागेन का अगला काल है प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल। प्रगतिवादी काल में आप लिख लीजिए 1938 से लेकर 1953 तक का समय था। 1953 तक का काल था। 1938 एडी से ईस्वी से 1953 एडी तक का कालक्रम था, समय था। आप नोट कर लीजिए 1938 से 1953 एडी तक प्रगतिवादी काल था डॉक्टर नागेन जी का। फिर अगला लिखिए नवलेखन कला, नवलेखन काल। नवलेखन काल। नवलेखन काल में आप लिखिए नवलेखन काल कब से कब तक था, तो 1953 ईस्वी एडी से लेकर अब तक लिख लीजिए, वर्तमान तक लिख लीजिए। 1953 एडी से अब तक यानी वर्तमान काल था, समय तक डॉक्टर नागेन जी का नवलेखन काल था। आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की असुविधा हो, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाएंगे। इसमें समझना क्या है, बस एक तरफ आप यहाँ पुनर्जागरण कीजिए, उनका काल समय क्या था आप नोट करते जाइए। ये हमारा डॉक्टर नागेन जी का काल विभाजन है। डॉक्टर नागेन जी का जो काल विभाजन है, इसमें पहला लिख लीजिए पुनर्जागरण काल कब से कब तक था, 1857 से 1900 एडी तक। डॉक्टर नागेन जी का जागरण सुधार काल कब से कब तक था, 1900 एडी से 1918 एडी लिख लीजिए। डॉक्टर नागेन जी का छायावाद काल, छायावादोत्तर काल कब से कब तक था, 1918 से 1938 एडी तक नोट कर लीजिए। प्रगतिवादी काल डॉक्टर नागेन जी का कब से कब तक था, तो लिख लीजिए 1938 से 1953 एडी। डॉक्टर नागेन जी का नवलेखन काल कब से कब तक था, 1953 से लेकर अब तक डॉक्टर नागेन जी का नवलेखन का काल था, नवलेखन का पीरियड था। आप नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं, आप सब नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, आप सब नोट कर लिए होंगे, हम करते हैं इरेज। चलिए, आप सब हेडिंग डालिए अपभ्रंश। अपभ्रंश आप सब नोट कीजिए। अपभ्रंश, अपभ्रंश में आगे लिखिए, यह 14 सिद्धों में था। 14 नहीं 84, सॉरी 84 सिद्धों में अपभ्रंश हुआ था। ये अपभ्रंश कितने सिद्धों में था, 84 सिद्धों में था। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे, आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है।
अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि में आप लिख लीजिए स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू थे। और स्वयंभू की रचना आप नोट कर लीजिए। इनकी रचना में आप दो रचना इनकी नोट कर लीजिए। पौंचरित्र, पौंचरित्र एक रचना है और दूसरी रचना नोट कर लीजिए रिट्ठे रीडिंग। रिट्ठे रेडिंग, ये आपका रिट्ठे रेडिंग और पौंचरित्र स्वयंभू जी की रचना थी। स्वयंभू कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि थे। आप नोट कर लीजिए। अगला लिख लीजिए इसी में विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, इसी अपभ्रंश में लिख लीजिए विजयपाल रासो। और अगला पॉइंट इसी में बना लीजिए कीर्तिलता। कीर्तिलता कीर्तिलता कीर्ति पताका, ये आपका अपभ्रंश हुआ। आप नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग डालिए देश भाषा। देश भाषा को हेडिंग में डालकर देश भाषा को हम दिखाते हैं। चलिए आप सब नोट कर लीजिए इतना। और अगली हेडिंग डालिए देश भाषा। देश भाषा में आप पहला लिखिए, एक तरफ लिखिए खुमान रासो। आपसे हम कहें कि खुमान रासो किसकी रचना है? देश भाषा की हेडिंग डाल के लिखिए खुमान रासो किसकी रचना है। तो आपसे पूछा जाता है खुमान रासो किसकी रचना है, तो लिख लीजिए दलपति विजय की। दलपति विजय की रचना है। दलपति विजय की रचना खुमान रासो है। अगला लिखिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपसे पूछ लिया जाता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो आप लिख लीजिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और इसे पृथ्वीराज रासो ने की रचना चंद्रबरदाई की तो है, लेकिन पूरा किसने करवाया था? तो आप इसी में लिख लीजिए जा पूर्ण करवाया बट किंतु पूर्ण कराया किसने पूर्ण कराया था? आप लिख लीजिए कल्हड़ ने। पूर्ण कराया कल्हड़ ने। आप नोट कर लीजिए। खुमान रासो रचना है दलपति विजय की और पृथ्वीराज रासो रचना है चंद्रबरदाई की। लेकिन पूर्ण करवाया था पृथ्वीराज रासो को कल्हड़ ने। आप नोट कर लीजिए, कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो बताइए। अगला लिखिए परमाल रासो।
परमाल रासो, परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है? आप सब लिखिए, परमाल रासो जगनिक की रचना है। नोट कर लीजिए, जगनिक, जगनिक की रचना है, आप नोट कर लीजिए। और ये पृथ्वीराज रासो, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, ये आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या लगाना है, आपको सभी देखना, रख डालना है, क्योंकि हर सभी में से कहीं ना कहीं, सब में आपको कहीं ना कहीं फंसेगा। आप खुमान रासो भी पूछा जा सकता है, तो खुमान रासो दलपति विजय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। लेकिन पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने करवाया था? कल्हड़ ने पूरा करवाया था। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। आप नोट कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताइए। सॉरी, कुछ सेटिंग हमारा गड़बड़ हो जा रहा है। एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ चलिए, अगला नोट कीजिए। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? आपसे पूछा जाता है। हम इरेज कर देते हैं और अगला आप सब नोट कर लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और अगला आप नोट कीजिए। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि नोट कीजिए, पॉइंट बना के। हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि में लिख लीजिए सरहपा। सरहपा, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा लिख लीजिए। और सरहपा में आप एक चीज लिख लीजिएगा, सरहपा में दोहा कोश के रचनाकार थे। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा जी किसके रचनाकार थे? दोहा कोश के रचनाकार थे। दोहा कोश के रचनाकार थे। दोहाकार के रचनाकार थे सरहपा जी, जो कि हिंदी के प्रथम कवि थे। और सरहपा के शिष्य कौन था? आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सरहपा के शिष्य का नाम बताइए। तो सरहपा के शिष्य थे सबरपा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। और सबरपा की रचना है चर्यापद। इनकी रचना लिख लीजिए, इनकी रचना है चर्यापद। चर्यापद नोट कर लीजिए, इनकी रचना है। आपसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम कवि, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। और सरहपा की रचना है, सरहपा ने दोहा कोश लिखे थे। दोहा कोश रचना किसने किया था? सरहपा ने किया था, जो कि हिंदी के प्रथम कवि है। और सरहपा के शिष्य कौन है? सबरपा है। और सरहपा के शिष्य की रचना है चर्यापद। आप नोट कर लीजिए। इसी में अगला लिख लीजिए बीसल देव रासो। अगला लिखिए बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में आप लिख लीजिए, बीसल देव रासो कौन लिखा था? नरपति नाल ने लिख लीजिए।
नरपति नाल नाल लिख लीजिए। हमीर रासो में लिख लीजिए। अगला हमीर रासो लिख लीजिए। हमीर रासो, और इसमें लिख लीजिए हमीर रासो में साणधर। झर, ये आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो बताइए। अगला लिखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो, और विजयपाल रासो में आप नोट कर लीजिए नल सिंह। नल सिंह, नल सिंह लिख लीजिए विजयपाल रासो में। और आगे लिखिए रणमल छंद। रणमल छंद, रणमल छंद में आप लिख लीजिए, ये रणमल छंद श्रीधर की थी। श्रीधर, और आगे लिखिए पृथ्वीराज रासो। अगला लिखिए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो में लिख लीजिए। पृथ्वीराज रासो में कुल 69 अध्याय था। कुल 69 अध्याय, और किस शैली में? डिंगल शैली में। कुल 69 अध्याय किस शैली में? डिंगल शैली में। लिखा गया था। ये आप नोट कर लीजिए, लिखा गया था। इस प्रकार से आपको हम बता दें, आपको हम ठीक से निकाल कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। हिंदी के प्रथम कवि में सरहपा लिख लीजिए। हिंदी के प्रथम कवि है सरहपा। सरहपा की रचना है दोहा कोश। सरहपा के शिष्य है सबरपा। सबरपा इनके शिष्य की रचना है चर्या पद। और बीसल देव रचना नरपति नाल की है। हमीर रासो रचना है साणधर की। विजयपाल की रासो रचना है नल सिंह की। रणमल छंद रचना है श्रीधर की। पृथ्वीराज रासो रचना में कुल 69 अध्याय हैं। और किस शैली में पृथ्वीराज रासो लिखा है? डिंगल शैली में लिखा है। आप सब नोट कर लीजिए। हम थोड़ा पीते हैं जल, फिर हम आपको बताते हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं समापन। इसके आगे हम आपसे बहुत जल्द फिर इसके आगे के एपिसोड को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आप सभी से बस यही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, बार बार आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आइए, सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल बेल बन जाएगी, घंटी बन जाएगी, उसको ऑल पे प्रेस करके सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे। आपके और नोटिफिकेशन पहुंचते ही आप वीडियोस को देखेंगे, आपसे वीडियो कोई छूटेगा नहीं। और परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई करेंगे और एक नौकरी अचीव करेंगे, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी। और आपके परिवार में नौकरी मिलने पर खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर सोशल साइट के ग्रुपों में, आप सब बड़े बड़े ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक भाई बहन, अधिक से अधिक छात्र छात्राएं जो बेचारे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उन तक भी वीडियो पहुंच जाए और वो भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करें और एक नौकरी लें। हमारा उद्देश्य है, गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक घरों में इसे पहुंचाकर
शिक्षित करें और अधिक से अधिक घरों में सरकारी नौकरी का लाभान्वित हो बच्चे। यही हमारा उद्देश्य है, हर घर बच्चे शिक्षित हों, हर घर बच्चे सरकारी नौकरी लें। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी से सार्थक कीजिए, आप सभी से साकार कीजिए। आप सभी अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को, संगे संबंधियों को गंगा एकेडमी चैनल को, लिंक को, आप सब वीडियोस को शेयर करके उन सभी को भी यहाँ लाइए, शामिल कीजिए। आप सभी एकजुट होके गंगा एकेडमी परिवार में आके शामिल होके परिवार बनिए। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल बेल को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट करें। हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं, हमारा आत्मबल बढ़ाएं, हमें हौसला बढ़ाएं। आप सब हमें प्रेरित करते रहें, लाइक शेयर कमेंट से मोटिवेट करते रहें। हम आपके लिए निरंतर सभी विषयों की पूरी कंप्लीट फुल कोर्स पूरा हम आपको गंगा एकेडमी पर देने वाला हूं। संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम आपको कराएंगे। बस आप सभी चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पे सेट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेट करें। आपके का यही हमारे लिए शुल्क है, इससे ज़्यादा आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वीडियो देखने में आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप सब एकत्रित होके, एकजुट होके चैनल पर आइए, सब्सक्राइब करिए, बेल को ऑल पे सेट कीजिए और वीडियो को देखकर बार बार देखिए, लाभान्वित होइए और एक सरकारी नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशियां हों, आपके घरों में आपके घरों की अंधेरी को समाप्त करें मिलेगी और उजाला आप लाइए। यही हमारा उद्देश्य है। आप सब साकार कीजिए, आप सब सफल होके आइए, एक नौकरी लेकर आइए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे आपसे बहुत जल्द फिर हम आप हाजिर होते हैं। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, राधे कृष्णा। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में।